Hello students, welcome to the English class. In our yesterday's video, we covered part 1 of chapter 2, in which we came to know about Evelyn Glennie and her determination to live life and pursue her dream, leaving behind her profound deafness. Okay, and today, as you can see, we are going to read about a legendary figure of India. आज हम किन के बारे में जानने वाले हैं? आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने धर्म जात पात से ऊपर उठकर मानवतावादी धर्मनिरपेक्षतावादी विचारधारा का समर्थन किया और उन्होंने आने वाले जनरेशन्स के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल कायम किया कि जनरेशन्स उनको हर आगे वाली जितनी भी फ्यूचर की जनरेशन होगी वो उनको याद रखेगी उनके काम के लिए, उनके लेजेंडरी म्यूज़िक के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, जिनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जाना जाता है। आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये बहुत ही प्रख्यात शहनाई प्लेयर हैं। ठीक है, ये इंडिया के बहुत ही प्रख्यात शहनाई प्लेयर हैं। ही इज़ अ लेजेंडरी म्यूजिशियन। तो क्या लेजेंडरी म्यूजिशियन है। उनको लेजेंडरी क्यों कहा गया? उनको लेजेंडरी इसलिए कहा गया कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, एक ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। तो हमारे इंडिया के लिए सबसे जो मायने रखता है हिस्टोरिकल इवेंट, उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? हमारा इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमारा देश, हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। तो उस दिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे इंडिया के, उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वहाँ पे बुलाया था रेड फोर्ट पे। ठीक है, और उस सेरेमनी की जो शुरुआत हुई थी वहाँ पे, स्वतंत्रता के बाद जो सेरेमनी होने वाली थी, जो वहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा था, तो उसकी शुरुआत जो है वो शहनाई से हुई थी। बिस्मिल्लाह खान की जो मंगलकारी शहनाई थी, जो उनका ऑस्पिशियस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, वो बजाकर और उस इवेंट की शुरुआत की गई थी। इसलिए उनको एक लीजेंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में हमें बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में। और ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि ये इंडियन थे और इनका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा नाम है और जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, तो हम देखते हैं चैप्टर, हम स्टार्ट करते हैं अपना। आई एम गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी लाइन एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. अब यहाँ पे एम्परर औरंगज़ेब की बात हो रही है। औरंगज़ेब आपको पता है कि ये मुग़ल थे। ठीक है, उस टाइम में मुग़ल का शासन था। अंग्रेज़ों से पहले कौन आए थे? मुग़ल आए थे और उस टाइम में मुग़ल का शासन चल रहा था। तो ये औरंगज़ेब जो है, इन्होंने क्या किया हुआ था? बैन किया हुआ था, पुंगी बजाने से मना किया हुआ था। किसी चीज़ को मना करने, स्ट्रिक्टली जब किसी चीज़ को मना किया जाता है तब उसे बैन करना बोलते। ठीक है, तो औरंगज़ेब ने वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे पहले पुंगी, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो पुंगी की, ये बहुत मतलब पहले बजाया जाता था, तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि इसका जो साउंड था ना वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट था। ठीक है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं। श्रिल का मतलब होता है कि कोई तेज़ आवाज़, कोई ऐसी आवाज़, कर्कश ध्वनि जो हमारे कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसी ही कुछ आवाज़ थी इस पुंगी की, तो औरंगज़ेब को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। सो ही बैंड दैट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। ठीक है, अब पुंगी किसका नाम बन गया था? पुंगी जो है वो सिंबल बन गया था नॉइज़ मेकर्स का। मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ फैलाने वाली जो चीज़ें होती है उनमें
पुंगी का नाम शामिल हो गया था। Few had thought that it would one day be revived, ठीक है। बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा होगा, या ना के बराबर लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या होने वाला है, इसका रीबर्थ होने वाला है। रिवाइव्ड मतलब ये फिर से जीवित होने वाला है एक नए अवतार में, ठीक है। ये किसी ने सोचा नहीं होगा। Now, a barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर था, ठीक है, वो नाई था, पर उसका प्रोफेशन एक्चुअली नाई वाला नहीं था, वो बाल नहीं काटता था। उसका प्रोफेशन क्या था? उसका प्रोफेशन था म्यूज़िक, ठीक है। वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस था, एक संगीतकार था। तो और वो रॉयल पैलेस में वो आता जाता रहता था, राज दरबार में उसका आना जाना लगा रहता था। तो उसने डिसाइड किया कि उसे वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, मतलब पुंगी की आवाज़ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। ही चूज़ अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसने एक हॉलो स्टेम, नेचुरल हॉलो स्टेम लिया, मतलब जो नेचुरल रहता है वो बिना कोई उसमें बनावट के, ठीक है। जो नेचुरल हॉलो स्टेम का मतलब होता है जो अंदर से खोखला हो, ठीक है, खोखली स्टेम हो। स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट। तो और वो जो था वो पुंगी से क्या था, लॉन्गर था और ब्रॉडर था, ठीक है। और उसने क्या किया, उस हॉलो स्टेम, वो खोखली स्टेम जो थी उस पर उसने 7 होल्स बना दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब क्या हुआ, जब वो 7 होल्स उसने बना दिया, उसके बाद वो अपने फिंगर्स रख के और कभी किसी को ओपन करता, किसी होल को फिर वो क्लोज़ करता, और ऐसे करके जब वो बजा रहा था तब उससे क्या निकला, बहुत ही सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड निकला, बहुत ही सुरीली आवाज़ निकली। He played the instrument before the royalty and everyone was impressed. उसने जाके कहाँ बजाया वो इंस्ट्रूमेंट, उसने जाके राज दरबार में राजाओं के सामने उसने बजाया वो इंस्ट्रूमेंट। एंड what was the result? The result was that everyone was impressed. Okay, the instrument so different from the pungi had to be given a new name. नाउ वहाँ पे सब लोग क्या सोचने लगे, अब वहाँ पे सब लोग सोचने लगे कि ये जो न्यू इंस्ट्रूमेंट है, न्यू म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जो पुंगी से तो बहुत डिफरेंट है, ठीक है, तो उसे एक नया नाम भी देना चाहिए। इसे हम पुंगी नहीं बोल सकते, क्योंकि पुंगी ने क्या किया था, पहले ही उनके माइंड में एक निगेटिव इम्प्रेशन छोड़ दिया था। तो वो अब इतनी सुरीली आवाज़ वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम देना चाहते थे। As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was named the shehnai. ठीक है, इसके बारे में एक कहानी है। कहानी ये है कि ये पहली बार कहाँ बजाया गया था, ये पहली बार एक शाह के चैम्बर में बजाया गया था। शाह मतलब क्या होता था, राजा, ठीक है। मुग़ल लोग जो होते थे वो राजा को शाह बोलते थे, उनका शाह करके उनको बुलाया जाता था। और ये शाह के दरबार में पहली बार गाया गया था और बजाया गया था। और बजाया किसने था, एक नाई ने, एक बार्बर ने। तो इसलिए इन दोनों इंसिडेंट्स को मिक्स करके उसका नाम पड़ गया शेहनाई। शेह फॉर शाह एंड नाई फॉर नाई, शेहनाई। ओके, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब उस शहनाई की जो मेलोडियस साउंड थी उसको क्या माना जाने लगा, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाने लगा। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगलकारी, ठीक है, शुभ, बहुत ही शुभ माना जाने लगा उस आवाज़ को। And for this reason it is still played in temples and in an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी वजह से उसको मंगलकारी माना जाने लगा, उसको शुभ माना जाने लगा। इस वजह से ये कहाँ पे बजाया जाने लगा, ये टेम्पल्स में बजाए जाते हैं। और इंडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है, अनिवार्यतः, ठीक है। शादियाँ जो होती है, नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो होती है, उसमें तो अनिवार्य है
शहनाई बजना ही बजना है, ठीक है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पास्ट में ट्रेडिशनल टाइम में शहनाई क्या था, नौबत का एक पार्ट था। नौबत क्या होता था, नौबत जो है वो ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, ensemble का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। ensemble यहाँ पे ये देखिए ENSEMBLE, इसे ensemble नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाता है ensemble, ठीक है। ये ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, एक साथ 9 जन बैठ के और 9 इंस्ट्रूमेंट लेके और जब प्ले करते थे एक दूसरे के साथ, वो लोग अपनी ट्यूनिंग मैच करके वो रॉयल दरबार में बजाया जाता था, ठीक है, राज दरबारों में बजता था। तो ये शहनाई जो है वो नौबत का हिस्सा हुआ करता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। बहुत रिसेंटली तक, ठीक है, टिल रिसेंटली तक ये कहाँ पे सिर्फ बजाया जाता था, टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही इसका क्या था, बजाने का रिवाज था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस इंस्ट्रूमेंट को टेम्पल्स और वेडिंग्स में बजाने से बहुत आगे लेके गए कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को क्या दिया, एक क्लासिकल स्टेज दिया। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय मंच दे दिया उन्होंने। कैसे दिया वो हम देखेंगे, ठीक है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार, ठीक है। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान ने क्या क्या किया और उन्होंने कैसे शहनाई सीखी, कैसे शहनाई उन्होंने बजाना स्टार्ट किया, कहाँ से बजाना स्टार्ट किया और वो कितने आगे तक गए, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है तब की जब वो 5 years old के थे। तो 5 years old के बिस्मिल्लाह खान क्या खेल रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है पिक, आप देख सकते हो। इस गेम को गिल्ली डंडा बोलते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल गेमों में अब आने लगा है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल गेम्स। तो ये एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, ठीक है, वो एक तालाब के किनारे, डुमराव के एक तालाब के किनारे वो गिल्ली डंडा खेलते थे। डुमराव कहाँ था, बिहार में था। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अब वो क्या करते थे, वो रेगुलरली कहाँ जाते थे, बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी मतलब कृष्ण भगवान को बिहारी जी बोला जाता था, तो बिहारी जी का टेम्पल था वहाँ पे, ठीक है। तो वो वहाँ पे भोजपुरी में चैता गाते थे। चैता मीन्स चैत के महीने में, हमारा हिंदी मंथ जो होता है उसमें चैत जो होता है वो फर्स्ट मंथ कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो चैत के मंथ में जो सॉन्ग गाया जाता है, जो हमारा फोक सॉन्ग है वो गाया जाता है, उसे चैता बोलते हैं, ठीक है। तो वो बिहारी जी के टेम्पल में जाके और वहाँ पे चैता गाते थे, बराबर जाते थे, रेगुलरली जाते थे वो। और जब उनका गाना हो जाता था तो उन्हें क्या मिलता था गिफ्ट में, 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू। यस, ऐसा नहीं कि 1.25 kg लड्डू मिलता था, एक बहुत बड़ा लड्डू होता था जिसका वेट कितना होता था, 1.25 kg होता था, ठीक है। और ये उनको किनके द्वारा दिया जाता था, लोकल वहाँ के जो महाराजा थे, भोजपुर के जो महाराज थे, उनके हाथों उनको ये गिफ्ट दिया जाता था। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. यहाँ पे जब वो 5 years old के थे तब उनको क्या मिलता था, एक लड्डू मिलता था 1.25 kg का। और 80 साल के बाद आज उनको क्या मिला है, उन्होंने इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो उन्होंने अपने नाम कर लिया था। ये इतने ऊंचे तक पहुंच गए थे, इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए थे। भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है, और ये उन्होंने अपने नाम कर लिया था।
Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. अब बिस्मिल्लाह खान का जन्म किस दिन हुआ था? 21 मार्च 1916. ये डेट आपको याद रखना है, ओके. बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली. बिस्मिल्लाह जो है ये बहुत ही जाने माने परिवार से बिलोंग करते थे, जो कि क्या होती थी? म्यूजिशियंस. ये म्यूजिशियंस के फैमिली से थे, जो बिहार से थे. बिहार के एक बहुत ही जाने माने म्यूजिशियंस की फैमिली थी, उसमें बिस्मिल्लाह खान उस फैमिली से बिलोंग करते थे. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो क्या थे? शहनाई नवाज. मतलब ही वॉज एम्प्लॉयड देयर टू प्ले शहनाई. ठीक है, वो शहनाई वादन के लिए वहाँ पे वो एम्प्लॉयड थे. तो और कहाँ पे? भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में वो शहनाई बजाया करते थे. हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. उनके फादर और उनके जितने भी एंसेस्टर्स थे, पैटर्नल एंसेस्टर्स मीन्स जो फादर के साइड के जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको पैटर्नल एंसेस्टर्स बोलते हैं. तो जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर्स थे उनके, वो क्या थे? वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे. वो सारे के सारे ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे, ओके. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ. इस वजह से उनकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियंस की फैमिली थी. तो ये छोटे से जो बिस्मिल्लाह खान थे, इन्होंने म्यूज़िक को बहुत ही बचपन से ही अपनी लाइफ में शामिल कर लिया था. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. अब बनारस का क्या नाम है? प्रेजेंट में वाराणसी. बिस्मिल्लाह खान was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. ठीक है, जब उनकी मदर उनको कहाँ पे लेके गई? मैटरनल अंकल्स के घर पे. मैटरनल अंकल कौन होते हैं? मामा जी. बनारस में उनका मैटरनल हाउस था. उनका नानी का घर कहाँ था? बनारस में था. और वो जब वहाँ पे गए, तो जब वो अपने अंकल को शहनाई प्रैक्टिस करते हुए देखते थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, अट्रैक्टेड फील करते थे. फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्शन. ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे अपने अंकल को शहनाई प्ले करते हुए देख कर. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई. ठीक है, बिस्मिल्लाह कहाँ पे जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया? वो अपने अंकल के साथ में विष्णु टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल जो था बनारस का, वो वहाँ पे एम्प्लॉयड थे. उनके अंकल वहाँ पे शहनाई बजाते थे, तो वो उनके साथ जाने लगे. ठीक है, अली बख्श वुड प्ले शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. ठीक है, अली बख्श जो थे वो वहाँ पे शहनाई बजाते थे विश्वनाथ टेम्पल में, और बिस्मिल्लाह खान वहाँ पे कैप्टिवेटेड मतलब अट्रैक्शन भरी निगाहों से घंटों वहाँ पे बैठ के और उनको देखा करते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. अब धीरे धीरे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? उन्होंने लेसन्स लेना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, अपने अंकल के पास रह के वो शहनाई सीखने लगे, शहनाई के लेसन्स लेने लगे. और उसके बाद वो घंटों बैठ के, पूरे दिन बैठ के वो क्या करते रहते थे? वो शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते रहते थे. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब यहाँ पे सालों मतलब बहुत सालों तक ये चीज़ चलता रहा कि वो बालाजी के टेम्पल में, मंगला मैया और गंगा नदी के घाट पे बैठ के वहाँ पे जो हमारे यंग अप्रेंटिस मतलब होता है जो लर्नर थे, हमारे जो सीखने वाले थे, हमारे लर्नर. बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ के लर्नर थे? वो शहनाई सीख रहे थे. तो इन जगहों पे बैठ के वो अकेले में, सॉलिट्यूड मतलब अकेले में बैठ के वो बहुत देर तक प्रैक्टिस करते रहते थे अपने फेवरेट लेसन का, अपने फेवरेट काम का. ठीक है, शहनाई बजाते रहते थे वो वहाँ पे अकेले में बैठ के.
The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. Now see here, उनकी जो हार्ड वर्क थी, उनकी जो डेडिकेशन थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतने ज़्यादा राग्स, इतने डिफ़िकल्ट जो राग होते हैं वो इन्वेंट किया उन्होंने कि उससे पहले ये किसी के रेंज की बात नहीं थी, बस की बात नहीं थी, बस के बाहर की बात थी कि शहनाई प्ले करके कोई उस राग को प्ले कर पाए। शहनाई के ऊपर उन रागों को बजाना बहुत मुश्किल था और ये काम कर दिया था किसने? बिस्मिल्लाह खान ने। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान 14 साल के थे तब वो कहाँ पे गए? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ गए, ठीक है। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। जब वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया और उनके जो अंकल थे अली बख्श, उनका जो रिसाइटल मतलब प्लेइंग दी शहनाई, वो जब ख़त्म हो गया, शहनाई प्ले कर लिया उन्होंने, उसके बाद वो कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद उसमें से एक आदमी थे बहुत ही जाने माने, वो उस्ताद फैयज़ खान, वो उनके पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पास आए और उनको पैट करके उन्होंने बोला, उनके पीठ पे ऐसे थपथपाया उनकी पीठ को और बोला कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कड़ी मेहनत करो और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम बहुत आगे तक जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. अब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कब खुला? 1938 में। जैसे ही 1938 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में खुला, ये क्या था? बिस्मिल्लाह खान के लिए सबसे बड़ा ब्रेक था, ये उनकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। उनकी जो करियर की शुरुआत हुई वो फर्स्ट स्टेप था उनका ये। He soon became an often heard शहनाई player on radio. अब इनको लोग आकाशवाणी पे हमेशा सुनने लगे, ठीक है। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। अब मैंने आपको बताया था कि वो एक लीजेंड है, और लीजेंड क्यों थे? क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय बने जिन्होंने नेशन को ग्रीट करने के लिए शहनाई बजाई। सबसे पहले उत्सव की शुरुआत जो है वो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई वादन से ही हुआ था। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Triest with Destiny speech, ठीक है। उन्होंने इतने दिल से राग काफ़ी वहाँ पे गाया कि वहाँ की जो ऑडियंस थी वो सारे के सारे सुनते रहे, वो मग्न हो गए सुनते में। ऑडियंस रेड फोर्ट पे ऑडियंस कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। उनकी जो वो राग काफ़ी वाली म्यूज़िक थी वो ख़त्म होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस स्पीच ट्रायस्ट विद डेस्टिनी नाम का स्पीच था उनका, उनके स्पीच को बाद में ये नाम दिया गया। उन्होंने वो स्पीच वहाँ पे सुनाई। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिया, ठीक है। मेमोरेबल मतलब जिसको भुलाना मुश्किल हो, ठीक है, जिसको भुलाया ना जा सके। इंडिया में भी दिया और अब वो इंटरनेशनली भी प्ले करने लगे थे। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the master that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs, ठीक है। उनकी जो
पहली परफॉर्मेंस थी इंटरनेशनल लेवल पे अब्रॉड में, वो अफ़गानिस्तान में थी। और किंग ज़ाहिर खान इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उनकी शहनाई से, उनकी म्यूज़िक से, कि उन्होंने उनको इतने वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए। प्राइजलेस पर्शियन कारपेट, मतलब जो अनमोल था वो कारपेट, वो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट कर दिया। और उसके साथ बहुत सारी कीमती वस्तुएं भी दी। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। सिर्फ अफ़गानिस्तान के राजा ही ऐसे नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से अट्रैक्ट हुए थे। द अदर वंस आर फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, ठीक है, विजय भट्ट थे फिल्म डायरेक्टर, वो भी बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। ओके, film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। ठीक है, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए बिस्मिल्लाह खान को शहनाई प्ले करते हुए सुन के। एक फेस्टिवल में उन्होंने सुना था कि उन्होंने उसके नाम पे क्या किया, एक फ़िल्म बना ली। ठीक है, और शहनाई के नाम के ऊपर में अपनी फ़िल्म की नाम लिखी, और वो फ़िल्म था गूंज उठी शहनाई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी है ये। द फिल्म वॉज अ हिट, क्या था वो, एकदम हिट मूवी थी वो। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। उनका कंपोजिशन था, बिस्मिल्लाह खान ने इस सॉन्ग को कंपोज़ किया था। दिल का खिलौना हाय टूट गया नाम का म्यूज़िक सॉन्ग था ये। और ये जो है वो नेशन वाइड, मतलब पूरे के पूरे देश में ये चार्ट बस्टर बना था, मतलब ब्लॉक बस्टर बन गया था ये। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन दी सेल्यूलाइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू टू, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास's कन्नड़ वेंचर सन्नधी अपन्ना। ठीक है, ये इसमें जो इनको ह्यूज सक्सेस मिली विजय भट्ट के फिल्म से, बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था, मतलब काम था फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो लिमिटेड रह गई इन दो ही चीज़ों के ऊपर। पहली तो विजय भट्ट की जो गूंज उठी शहनाई थी वो, और दूसरी उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म की थी सन्नधी अपन्ना। ठीक है, बस ये दोनों ही फिल्में उन्होंने की। आई जस्ट कैंट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। अब वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने क्यों ज़्यादा मूवीज़ नहीं की, फिल्मी वर्ल्ड में वो क्यों नहीं रहे, क्योंकि उनको वहाँ की आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। आर्टिफिशियलिटी मतलब जो वहाँ पे वो नकली चीज़ें होती है, सब कुछ अलग होता है, सब कुछ नकली होता है, वहाँ पे कोई रियलिटी नहीं है। और ग्लैमर मतलब इतनी ज़्यादा चकाचौंध, उनको वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, और इसलिए उन्होंने उस चीज़ को, उस काम को प्रोसीड नहीं किया अपने लाइफ में। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब थिक एंड फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा अवार्ड उनके नाम आने लगी, वो बहुत ज़्यादा अवार्ड जीतने लगे। ठीक है, रिकॉग्निशन मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलने लगा उनको, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन हो गए थे वो। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेंटर हॉल में फर्स्ट इंडियन बने थे बिस्मिल्लाह खान, जिनको वहाँ पे इनवाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए, शहनाई परफॉर्म करने के लिए। ये फर्स्ट इंडियन थे ऐसे। ठीक है, ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। अब यहाँ पे लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा ये कहाँ कहाँ और इन्होंने शहनाई बजाई, वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में, इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल में एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर में। इन चारों पांचों जगह इन्होंने इंटरनेशनली शहनाई बजाई। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। अब ये इंटरनेशनली इतने ज़्यादा प्रख्यात हो गए थे कि तेहरान में
तेहरान में एक ऑडिटोरियम बना और उस ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पे रखा गया। उस ऑडिटोरियम का नाम क्या था? तहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे वहाँ पे उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते। पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड्स, मतलब अवार्ड्स ही अवार्ड्स जीतते रहे। वो अवार्ड्स, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स उनको दिए जा रहे थे शहनाई वादन के लिए। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna। इंडिया की जो हाईएस्ट सिविलियन, सबसे बड़ी सिविलियन अवार्ड है भारत रत्ना, वो भी उन्हें मिल गई थी 2001 में। ठीक है, विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड। वो चेस्ट पे लगा हुआ था, वो चमक रहा था, अवार्ड जो उनका था वो उनके चेस्ट पे चमक रहा था और आंखें जो थी वो खुशी से झिलमिला उठी थी। ठीक है, ग्लिंटिंग मतलब खुशी से झिलमिलाना, वो खुशी से झिलमिला उठी थी आंखें। और फिर वो बोल रहे थे, इन्हीं आंखों से बोल रहे थे, इन्हीं झिलमिलाई हुई आंखों से, अपनी आंखों में पानी लेके वो बोल रहे थे कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. उन्होंने क्या बोला कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, ये हमारे हिंदुस्तान का क्या है? रिचेस्ट ट्रेडिशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है। ठीक है, ट्रेडिशन है ये हमारा। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। वेस्ट से लोग, पश्चिम के लोग भी अब यहाँ पे आ रहे हैं म्यूज़िक सीखने के लिए, इंडिया आ रहे हैं। तो इंडियन को एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि इंडियन, जहाँ विदेशों से लोग आके इंडिया में म्यूज़िक सीख रहे हैं, तो इंडियन को क्या करना चाहिए? अपने ट्रेडिशन को, अपनी परंपरा को फॉलो करते हुए अपने बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर सिखलानी चाहिए। In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Now he is known as Khan Saab। ठीक है, उनको बहुत ही सम्मान से खान साहब करके बुलाया जाता था। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली थी। ठीक है, पर जितना उन्हें बनारस और डुमराव से लगाव था वो उतना पूरी दुनिया में किसी भी जगह से नहीं था। ठीक है, ये डुमराव और बनारस जो था वो वर्ल्ड के 2 मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन्स थे उनके लिए। वो बोलते हैं कि ये मेरे लिए जो है वर्ल्ड के वंडरफुल टाउन्स में से 2 हैं। इससे ज़्यादा कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो उनको शांति दे सके। A student of his once wanted him to head a शहनाई school in the USA। ठीक है, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। एक बार एक स्टूडेंट थे उनके, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वो उन्हें पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए वहीं पे उस स्कूल के हेड बन जाए यूएसए में। ठीक है, यूएसए के एक स्कूल था, इस यूएसए का स्कूल था, वो वहाँ पे रह जाए और वहीं पे बस जाए और वो उस स्कूल के हेड बन जाए और वहीं पे रह के वो बच्चों को म्यूज़िक सिखलाएं। और उस स्टूडेंट ने उनको प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया? उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि वो बनारस का जो एटमॉस्फेयर था, बनारस को वो यूएसए में बना देंगे। ठीक है, बाय रेप्लिकेटिंग दी टेम्पल्स दे। रेप्लिकेटिंग मतलब डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट टेम्पल्स बना के, सेम उसी तरह की मंदिरें बना के वो इस यूएसए को क्या बना देंगे? बनारस बना देंगे उनके लिए। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने क्या सार्किस्टिकली उन्होंने पूछा उस स्टूडेंट को कि ठीक है, तुम बनारस की सारी टेम्पल्स का डुप्लीकेट यहाँ पे बनवा दोगे, यहाँ पे तुम टेम्पल्स को खड़ा कर दोगे, पर एक चीज़ मुझे बताना, क्या तुम हमारी जो रिवर गंगा है क्या तुम उसे भी एक्सपोर्ट कर लोगे यहाँ पे?
रिवर गंगा को उठा के तुम यहाँ पे ला सकते हो मेरे लिए? तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा प्यार करते थे बनारस से, उस रिवर गंगा से वो बहुत ही ज़्यादा उनको लगाव था, ठीक है। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। वो क्या बोलते हैं कि जब भी वो फॉरेन कंट्री में होते हैं ना, तो वो हिंदुस्तान को देखने के लिए क्या होते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा उतावले होते रहते हैं। ईयरनिंग का मतलब उतावला होना। फॉरेन में वो होते हैं तो क्या होते रहते हैं, वो हिंदुस्तान को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले होते रहते हैं। एंड वाइल इन मुंबई, जब वो मुंबई में होते हैं तो वो सिर्फ क्या सोचते हैं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो उनको बस बनारस की याद आती है। एंड दी होली गंगा, बनारस और रिवर गंगा की, ठीक है, पवित्र गंगा की। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। और जब वो बनारस में होते हैं तो उनको किस चीज़ की याद आती है, तो उनको जो उनकी जो बर्थ प्लेस थी, जहाँ पे वो ब्रॉटअप हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने बर्थ लिया और ब्रॉटअप उनका वहीं पे हुआ, डुमराव, ठीक है, वो डुमराव के मठ को मिस करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितने डाउन टू अर्थ पर्सन थे, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे। वो अपने रूट्स को कभी नहीं भूलते थे, अपनी जड़ को वो कभी नहीं भूले। वो कितने भी आगे चले गए, इंटरनेशनल लेवल पे चले गए, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो गए, सब चाहते थे कि वो आके उनको म्यूज़िक सिखलाएं, पर उन्हें हमेशा याद रहता था कि उनकी रूट क्या है, उनकी जगह क्या है, और वो अपनी रूट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह जो थे वो परफेक्ट एग्जाम्पल थे। किस चीज़ के एग्जाम्पल थे? हमारे इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारे इंडिया की जो कल्चर है, वो उसके परफेक्ट एग्जाम्पल थे, ठीक है। वो एफर्टलेसली एक्सेप्ट करते थे दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली। वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड मुस्लिम थे। ऐसा नहीं था कि वो धर्म को नहीं मानते थे, वो धर्म को मानते थे, ठीक है। वो रमज़ान का जो व्रत होता है, उपवास होता है, वो भी करते थे, और वो बहुत स्ट्रिक्टली अपने धर्म को फॉलो करते थे। उनका जो मुस्लिम धर्म था वो उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। पर अपने धर्म को इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बाद भी जब वो काशी विश्वनाथ के टेम्पल में हर मॉर्निंग, हर सुबह वो शहनाई बजाने के लिए जाते थे, तो वो बहुत ही मगन होकर शहनाई बजाते थे। ऐसा नहीं लगता था कि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि कोई भक्त भगवान को खुश कर रहा है वहाँ पे जाके। इतने ज़्यादा डिवोटेड थे वो। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का देहांत हो गया 21 अगस्त 2006 को, ठीक है, एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। 90 के एज के बाद, ठीक है, 90 ईयर्स के जब वो हो गए उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और डेथ का जो रीज़न था वो ये था कि वो बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग। इस मॉर्निंग का मतलब होता है शोक मनाना, ओके, राष्ट्र शोक। तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को राजकीय सम्मान से, ठीक है, यहाँ पे है ना कि स्टेट फ्यूनरल, राजकीय सम्मान से उनको शहनाई के साथ दफनाया गया था, ठीक है। जब उनको दफनाने जा रहे थे वो पूरे के पूरे एकदम सम्मान से, तब वहाँ के लोगों ने बोला कि नहीं, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो शहनाई को डिवोट की है, क्योंकि कोई बच्चा 3 इयर्स से अगर शहनाई के साथ जी रहा है और उन्होंने अपने आखिरी दम तक शहनाई को नहीं छोड़ा, तो उनकी लाइफ क्या थी, वो शहनाई थी। तो वो जब उनकी अंतिम यात्रा चल रही थी तो उसके बिना उनकी अंतिम यात्रा अधूरी थी, तो उन्हें जो है वो शहनाई के साथ दफनाया गया था। और उनके देहांत के बाद 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। नाउ आप लोगों को पता है उनकी जो अंतिम इच्छा थी,
ये आपके बुक में नहीं है पर मुझे पता है, मैंने कहीं पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उनकी एक अंतिम इच्छा थी जो अधूरी रह गई। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे इंडिया गेट पर शहनाई बजाए। वो बोलते थे कि मैं एक बार इंडिया गेट पे शहनाई बजाना चाहता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली his last desire cannot be fulfilled until his death and it is still अधूरी। ये एक अधूरी इच्छा रह गई थी उनकी, ठीक है। So we have completed our lesson. Hope you find the lesson interesting and keep learning। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसको आप लोग खुद से पढ़ो एक बार। एक्सप्लेनेशन आपने पूरा सुन लिया है, अब आप इसको क्या करना है, खुद से पढ़ो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है उसको फाइंड करो एंड चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए रहते थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आप उसकी आंसर खुद से निकालने की कोशिश करना, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करना मत छोड़ो। और सुन के अगर आप एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए इसलिए तैयार कर रही हूँ कि जब आप पढ़ते हो आपको अच्छे से समझ में आता है, और आप जब पढ़ने के बाद आप इस एक्सप्लेनेशन को सुन लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट फिर भी अगर कोई क्वेरीज़ है आपकी, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, ओके। सो थैंक यू।